let us revise the properties of determinants that we did in the last class. First property जो हम determinants को simplify करने में यूज़ करते हैं वो ये, किसी भी मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम वैल्यू देता है। इस प्रॉपर्टी का एक्चुअल मतलब क्या है कि आप किसी भी मैट्रिक्स में अगर पूरा सारे के सारे रोज़ और कॉलम्स को सारे ऑल द रोज़ एंड कॉलम्स आप अगर इंटरचेंज कर दें तब डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। और कौन सा ऑपरेशन है जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू को अनचेंज करता है? अगर आप आर आई यानी किसी भी रो को किसी दूसरी रो के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो और ऐसा करते हुए आप दूसरी रो का कोई मल्टीपल भी ले सकते हो, ऐसे जो ऑपरेशंस हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू को चेंज नहीं करते। सो आर आई चेंज टू आर आई प्लस माइनस के टाइम्स आर जे या सी आई चेंज टू सी आई प्लस माइनस के टाइम्स सी जे, ये आपके वैल्यूज़ को डिटर्मिनेंट की वैल्यू को चेंज नहीं करते। सो दिस डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट। तो ये दो रूल्स ऐसे हैं जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू को चेंज नहीं करते। कौन से? या तो सारे रोज़ एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दीजिए तो डिटर्मिनेंट अनचेंज रहेगा। दूसरा, किसी भी रो या कॉलम को किसी दूसरी रो के साथ प्लस माइनस करने पर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होती। नाउ अब कहाँ पर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज हो जाती है? अगर टू रोज़ या टू कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, अगर सिर्फ दो रोज़ या दो कॉलम्स इंटरचेंज होते हैं। फर्स्ट रूल में सारे रोज़ या कॉलम्स इंटरचेंज कर रहे थे तो डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता। लेकिन अगर आप सिर्फ दो रोज़ या सिर्फ दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हो, जैसे R1 इंटरचेंज्ड विद R2 या C2 इंटरचेंज विद C3, ऐसे मतलब पोजीशन ही चेंज कर देते हो उन दोनों की, तब द साइन ऑफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। द साइन चेंज होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी। द साइन ऑफ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। ठीक है। नाउ नेक्स्ट और क्या था जो डिटर्मिनेंट को चेंज कर देता है? अगर आप किसी रो को या कॉलम को उसके मल्टीपल में बदलते हैं तो डिटर्मिनेंट वैल्यू भी मल्टीपल में बदल जाती है। इफ़ आर आई, कोई भी रो इज़ चेंज टू इट्स मल्टीपल or a column is changed to its multiple, then determinant will also change to its multiple. सॉरी, कि जितने नंबर का मल्टीपल आप रो या कॉलम में चेंज कर रहे हो, सेम उसी मल्टीपल से आपका डिटर्मिनेंट चेंज हो जाएगा। तो ये रूल ऐसा है जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू को मल्टीपल्स में चेंज करता है। नाउ वन मोर रूल था, वी कैन टेक आउट कॉमन फैक्टर्स फ्रॉम अ रो और अ कॉलम फ्रॉम ईच एलिमेंट। किसी भी रो या कॉलम के हर किसी एलिमेंट में से आप कोई भी जो कॉमन फैक्टर होता है वो आप डिटर्मिनेंट से बाहर लेकर आ सकते हैं। ठीक है। नाउ एक और रूल क्या था? अगर कोई भी मैट्रिक्स किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर मैट्रिसेस की बात कर रहे हैं। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है और आप उसका डिटर्मिनेंट लेना चाहते हैं तो ये वैल्यू आएगी, ये नंबर विल रेज टू द पावर n एंड डिटर्मिनेंट ऑफ a, जहाँ n होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A, स्क्वायर मैट्रिक्स A। ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट रूल था आपका, इफ़ ऑल द एंट्रीज ऑफ अ रो और अ कॉलम आर ज़ीरोज़, अगर किसी भी रो या कॉलम की सारी एंट्री ज़ीरो हो जाएं, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज़ ऑल्सो ज़ीरो। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी थी, इफ़ एनी टू रोज़ or any two columns are identical or multiple of each other, कोई दो रोज़ या तो आइडेंटिकल हो जाएं या एक दूसरे का मल्टीपल हो। मल्टीपल ऑफ ईच अदर का मतलब है प्रोपोर्शनल हो वो, या कोई दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएं या प्रोपोर्शनल हो जाएं, देन ऑल्सो द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो। और एक और प्रॉपर्टी थी आपकी, अगर इफ सम और ऑल एलिमेंट्स sum or all elements of a row or a column are expressed as the sum of, ये सम और ये सम अलग है, ये सम का मतलब प्लस होता है, या आप सब्ट्रैक्शन भी ले लेते हैं इसको कभी कभी, क्योंकि अगर कुछ या सारे एलिमेंट्स किसी रो या कॉलम के are expressed as sum of two or more terms, then the determinant can be split up. Then the determinant can be split up into two or more determinants. बट रिमेंबर, ये एक एक रो या एक एक कॉलम के लिए अलग अलग किया जाता है, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी आपने की थी, इफ टू डिटर्मिनेंट्स आर इक्वल देन दिस implies their values are equal. अगर दो डिटर्मिनेंट इक्वल होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स नहीं इक्वल होते जैसा कि हम मैट्रिसेस में करते थे, रादर उनकी वैल्यूज़ इक्वल होती हैं। तो अब इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम इस्तेमाल करते हुए वी विल स्टार्ट सिंप्लीफाइंग द डिटर्मिनेंट्स। ये क्वेश्चंस जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये एक्सरसाइज 4.2 के एग्जाम्पल्स हैं और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी हैं। अब यहाँ देखो, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इवैल्यूएट करना है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 9 है। अब मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज़ जिनमें अप्लाई होती है मैं वो आपको करके दिखाती हूँ, ध्यान से सुनेंगे। ये बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं और इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली होती है, क्वेश्चंस को कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। आपको जो मेथड मैं लगाकर दिखा रही हूँ, इसके अलावा भी आप कुछ और प्रॉपर्टीज़ लगाकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चंस में एक से ज़्यादा रूल्स लगाए जा सकते हैं। दूसरी बात, डिटर्मिनेंट्स की सॉल्विंग में याद रखिएगा, एक ही क्वेश्चन को जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं, देन वाइल सॉल्विंग यू कैन अप्लाई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस एज वेल एज रो ट्रांसफॉर्मेशंस। एक ही क्वेश्चन में दोनों चीज़ें लग सकती हैं।
इसकी वैल्यू निकालनी है। अब या तो आप इसको जैसे नॉर्मली डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं कोफैक्टर के साइंस वगैरह लगाकर माइनस निकाल के आप कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसके ऊपर हम रूल्स लगा कर देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये वाली जो रो है R1 और R3 आपस में एक दूसरे के मल्टीपल्स हैं, है ना। ये जो 102 है ये है 17 इंटू 6, 18 है 3 इंटू 6, 36 है 6 इंटू 6। सो हम वो रूल अप्लाई करेंगे जिसमें हम किसी भी कॉलम के या रो के सारे एलिमेंट्स में से कॉमन फैक्टर निकाल सकते थे। सो टेकिंग फैक्टर 6 कॉमन फ्रॉम ईच एलिमेंट ऑफ रो 1। रो 1 के तीनों एलिमेंट्स में मुझे नज़र आ रहा है कॉमन फैक्टर है 6, तो वो हम डिटर्मिनेंट से बाहर निकाल सकते हैं। तो 6 आ जाएगा डिटर्मिनेंट के बाहर और डिटर्मिनेंट के अंदर उसका फैक्टर रह जाएगा 6। यहाँ 17 रह जाएगा बिकॉज 6 17 102 होते हैं। फिर 3 क्योंकि 6 3 18 होते हैं, और यहाँ 6 बिकॉज 6 6 36 होते हैं। बाकी रोज़ में से हमने कोई भी चीज़ या कोई भी चेंज हमने उसमें अप्लाई नहीं किया, तो वो ऐसे ही रहेंगी। नाउ we can see clearly that after taking out the common factor, R1 and R3 are identical. R1 and R3 are identical. तो अब इसमें दूसरा रूल लग जाएगा। If any two rows or any two columns are identical, then we do not have to solve the determinant. The value of the determinant is obviously 0. Now let us come to this example. This example is, आपको इसमें नज़र आ रहा होगा R2 में हर एलिमेंट एक्चुअली दो दो टर्म्स वाला है ना। तो हम इसमें वो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं जिसमें कहा गया है अगर किसी भी रो के सारे एलिमेंट्स या कुछ एलिमेंट्स दो या दो से ज़्यादा टर्म्स वाले हों तो डिटर्मिनेंट को भी हम दो या दो से ज़्यादा डिटर्मिनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। अब स्प्लिटिंग कैसे होती है वो देखेंगे, कैसे स्प्लिट करेंगे इसको। तो मैं इसको ये आपका डिटर्मिनेंट डेल्टा है, इसको मैं दो पार्ट्स में बांटूंगी, एक डेल्टा 1 एक डेल्टा 2। तो कैसे बांटेंगे इसको, जो रोज़ स्प्लिट अप नहीं हो रही वो एज इट इज़ लिखी जाएंगी। कौन सी रोज़ में स्प्लिटिंग नहीं हो रही, R1 और R3 में कोई स्प्लिटिंग नहीं हो रही, तो डेल्टा 1 में R1 भी ABC होगा और डेल्टा 2 में भी R1 ABC ही होगा। इस पर कोई स्प्लिटिंग हो ही नहीं रही। R3 भी चेंज नहीं होगा, दोनों में एज इट इज़ जाएगा। स्प्लिटिंग हो रही है यहाँ इस रो में, R2 में स्प्लिटिंग हो रही है ना। तो इसके फर्स्ट टर्म से एक मैट्रिक्स बना लीजिए ABC और सेकंड टर्म से दूसरा मैट्रिक्स 2x 2y 2z। जो दो मैट्रिक्स मैं मैट्रिक्स वर्ड यूज़ कर रही हूँ, इसके दोनों टर्म से दो डिटर्मिनेंट्स बना लीजिए। आई एम वेरी सॉरी, जो इसके दो टर्म्स हैं ना A+2x B+2y C+2z, इससे दो डिटर्मिनेंट्स बना लीजिए और डिटर्मिनेंट्स के बीच में प्लस का साइन लगेगा। अब यहाँ देखिए इस डिटर्मिनेंट 1 में R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, सो डेल्टा 1 का आंसर आ गया 0। ठीक है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ इस वाले में R2 एंड R3 आर प्रोपोर्शनल। अगर आप R3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो R2 आ जाएगा। एंड वेन एवर एनी टू रोज आर प्रोपोर्शनल देन ऑल्सो डिटर्मिनेंट इज 0। सो R2 एंड R3 आर प्रोपोर्शनल, therefore डेल्टा 2 इज ऑल्सो 0। सो डेल्टा 1 भी 0 है, डेल्टा 2 भी 0 है, तो इन दोनों का सम भी 0 होगा। therefore our actual determinant, which was the sum of determinant 1 and determinant 2, becomes 0. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 11।
एग्जाम्पल नंबर 11 को देखेंगे ध्यान से। इस एग्जाम्पल में तो बहुत सारी टर्म्स में एडिशन हो रखा है। जैसे रो 1 में भी आपके ये दोनों जो एलिमेंट्स हैं इनमें सम ऑफ 2 टर्म्स, सम ऑफ 3 टर्म्स, यही इस वाली रो में भी है, ऐसा ही इस रो में भी है। लेकिन फर्स्ट एलिमेंट में एक ही टर्म है, मतलब ये प्लस के फॉर्म में नहीं है। तब भी हम इसमें वो रूल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो रूल क्या कहता है, वो रूल कहता है इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, यानी ये जो टर्म्स एक ही एलिमेंट में 2 टर्म्स हों, ये सभी एलिमेंट्स पर अप्लाई होना ज़रूरी नहीं है, कुछ पर भी अप्लाई हो जाएगा तब भी ये वाला रूल लगा लेंगे। तो यहाँ देखो आप इसको, सो दिस इज़ योर एग्जाम्पल नंबर 11। और ये वैसे बहुत आसान सा क्वेश्चन है अगर हम कुछ चीज़ों को इसमें ध्यान दें। इसमें आपका कॉलम 1 और कॉलम 2, कॉलम 1 दो टर्म्स का कॉम्बिनेशन है और कॉलम 3 3 टर्म्स का कॉम्बिनेशन है। तो इसमें हम वो रूल लगा सकते हैं जिसमें हम किसी भी कॉलम या रो में अगर देखें एक से ज़्यादा टर्म्स का सम है तो हम डिटर्मिनेंट को भी एक से ज़्यादा डिटर्मिनेंट्स के सम में स्प्लिट अप कर सकते हैं। Now, if you look closely at column number 1, then you will find that all the 3 entries have a common factor a. और हमें आंसर में a क्यूब चाहिए, तो हम a क्यूब में से एक a हमें फर्स्ट कॉलम से ही मिल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप है टेक a कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। तो आपका डेल्टा बन गया, ए हमने बाहर निकाल लिया तो हमारा डेल्टा बन जाएगा 2 ए आ रहा है ना, 1 2 3, और बाकी के टर्म्स ऐसे ही रहे, बाकी के जो कॉलम्स हैं वो ऐसे ही रहेंगे। 3a + 2b, 6a + 2b, a + b + c, 4a + 3b + 2c, और लास्ट टर्म भी, लास्ट वाला जो एलिमेंट है वो भी ऐसा ही ना। अब हम इसमें स्प्लिटिंग करेंगे कॉलम 1 की। सो स्प्लिटिंग कॉलम 1, यहाँ से आपको 2 डिटर्मिनेंट्स मिल जाएंगे। सो ये ए हमारे पास है। अब इस डिटर्मिनेंट को मैं कॉलम 1 से 2 में स्प्लिट कर रही हूँ, क्योंकि कॉलम 1 स्प्लिट हो रहा है तो कॉलम 2 स्प्लिट हो रहा है। कॉलम 1 एज इट इज़ रहेगा, कॉलम 3 एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो 2 डिटर्मिनेंट्स बन जाएंगे 1 2 3, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़ और थर्ड कॉलम भी एज इट इज़। सेकेंड कॉलम की फर्स्ट टर्म ये एक डिटर्मिनेंट बना देगी, और अब फिर से फर्स्ट कॉलम को रिपीट करेंगे क्योंकि उसका स्प्लिटिंग तो हुआ ही नहीं। थर्ड कॉलम एज इट इज़, और सेकंड कॉलम का सेकंड टर्म इस सेकंड डिटर्मिनेंट को बनाएगा। ठीक है, समझ में आ गया स्टेप। पहले हमने फर्स्ट कॉलम में से ए को कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर 1 2 और 3 बचेगा। अब मैं सेकंड कॉलम को स्प्लिट कर रही हूँ, तो जब मैं स्प्लिट करूँगी 2 टर्म्स हैं तो 2 डिटर्मिनेंट्स में स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट क्योंकि सिर्फ कॉलम 2 हो रहा है तो बाकी दोनों कॉलम्स दोनों डिटर्मिनेंट में एज इट इज़ जाएंगे। ठीक है, अब ज़रा इस फर्स्ट वाले डिटर्मिनेंट को देखो फिर से। कॉलम 2 में तीनों टर्म्स में ए नज़र आएगा आपको, है ना, तीनों टर्म्स में ए नज़र आएगा। तो अब यहाँ से फिर से ए को कॉमन कर लेंगे। सो टेकिंग ए कॉमन फ्रॉम कॉलम 2, ये इसके लिए है। और इधर देखो इस वाले के सेकंड कॉलम में बी और बी फैक्टर एक जैसा है, तो से टेकिंग
बी कॉमन फ्रॉम कॉलम 2। तो अब ये हमारे डिटर्मिनेंट्स बन गए 1 2 3। यहाँ से ए को बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर भी क्या बचेगा 1 3 6। और यहाँ ये थर्ड कॉलम एज इट इज़ a प्लस बी प्लस सी 4a प्लस 3b प्लस 2c 10a प्लस 6b प्लस 3c। ठीक है ना। अब इस डिटर्मिनेंट में से क्या कॉमन आ रहा था, इधर कॉलम 2 में से b, तो हमारा ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा 1 2 3। यहाँ भी क्या आया 1 2 3, थर्ड कॉलम एज इट इज़। अब आप अपने इस वाले डिटर्मिनेंट को देखो, ये दोनों कॉलम्स बिल्कुल आइडेंटिकल हो गए, तो इसका आंसर है 0। अब हमें ये सॉल्व नहीं करना, ये दो कॉलम्स बिल्कुल आइडेंटिकल हैं और हमें रूल मालूम है, अगर कोई भी दो रोज़ या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएं तो हमें डिटर्मिनेंट का आंसर 0 मिलता है। तो अब हमारे पास सिर्फ ये डिटर्मिनेंट रह गया, एक ए बाहर था, एक ए यहाँ कॉमन आया, तो हमें ए स्क्वायर मिल चुका है। तो ये डिटर्मिनेंट बन गया 1 2 3 1 3 6। ठीक है। अब इस वाले डिटर्मिनेंट, ये जो 3 टर्म्स हैं, इनको मैं लास्ट के 2 टर्म्स एक ब्रैकेट में रख कर अब इसको फिर से 2 में स्प्लिट अप कर देती हूँ। तो फर्स्ट टर्म एक में आ जाएगा, एक डिटर्मिनेंट में, और सेकंड टर्म का दूसरा डिटर्मिनेंट बन जाएगा। क्या बनेगा यहाँ b प्लस सी, इधर 3b प्लस 2c, इधर 6b प्लस 3c, और a स्क्वायर हमारा बन चुका है। अब फिर इस वाले डिटर्मिनेंट को देखिए, लास्ट वाले कॉलम में तीनों एलिमेंट्स में a आता है, सो टेकिंग a कॉमन फ्रॉम द थर्ड कॉलम हियर अगेन, सो वी आर गेटिंग a स्क्वायर हमारा अभी बाहर चल रहा है कॉमन। इस डिटर्मिनेंट में से फिर से एक a कॉमन आ गया, तो 1 2 3 1 3 6 1 4 10। ठीक है ना। अब इसमें क्या कर सकते हैं, अब इसका थर्ड कॉलम फिर 2 टर्म्स में स्प्लिट हो सकता है, तो अब ये बन जाएगा हमारा, इसके 2 टर्म्स से 2 डिटर्मिनेंट्स बना देंगे। सो 1 2 3 और 1 3 6 ऐसा ही एक डिटर्मिनेंट बनेगा b 3b 6b से, और एक डिटर्मिनेंट बन जाएगा c 2c 3c से। सो 1 2 3 ऐसे ही, 1 3 6 ऐसा ही, सेकंड टर्म c 2c 3c। ठीक है। अब इसको देखिए दोबारा से, इसमें से हम b को कॉमन कर सकते हैं, इसमें से हम c को कॉमन कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से b कॉमन करके बाहर निकालें तो 1 3 6 बचेगा, यानी ये वाले जो दोनों कॉलम्स हैं और यहाँ पर ये वाले जो दोनों कॉलम्स हैं, ये प्रोपोर्शनल हैं। आपको मेरी बात समझ में आ गई। यहाँ से अगर b कॉमन कर लें, c कॉमन कर लें, तो ये 1 3 6 1 3 6 1 3 6, सॉरी यहाँ पर ये वाले हैं दोनों, ये नहीं, ये दोनों हैं, यहाँ 1 2 3 बचेगा ना, 1 2 3। तो ये दो कॉलम्स इधर प्रोपोर्शनल हो रहे हैं, इधर भी 2 कॉलम्स प्रोपोर्शनल हो रहे हैं, तो इसकी वैल्यू 0, इसकी भी वैल्यू 0। अब यहाँ a स्क्वायर हमें ऑलरेडी मिल चुका था, एक a और मिल गया, तो a स्क्वायर और a मिलकर a का क्यूब है ना। अंदर डिटर्मिनेंट क्या मिल गया 1 1 1 2 3 4 3 6 10। अब आप अगर चाहें तो यहीं पर डिटर्मिनेंट ओपन अप कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये 1 1 1 को हम अगर ज़ीरोज़ में कन्वर्ट करें तो हमारा डिटर्मिनेंट और भी आसान हो जाएगा। तो ये 1 0 में बदलेगा अगर 1 -1 और ये 1 -1 हो, तो क्या करेंगे, इसको 0 बनाने के लिए ये कॉलम 1 में है, ये कॉलम 2 में है, सो वी विल अप्लाई कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। एक इसको भी 0 बना सकते हैं, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 करके,
तो पहले इसको अप्लाई कर लेते हैं। कॉलम 1 की सारी एंट्रीज़ में से कॉलम 2 को माइनस करिए। 1 - 1, चेंज कौन हो रहा है? कॉलम 1, तो आंसर कॉलम 1 पे जाएगा 0। 1 - 1 0, 2 - 3 -1, 3 - 6 -3, यहाँ बचा 1 3 6, 1 4 10। आप फिर से अप्लाई करिए, इसको 0 बनाएंगे। C2 कॉलम 2 को चेंज करिए, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो चेंजेस कॉलम 2 में हो रहे हैं, बाकियों को ऐसे ही लिख लीजिए। कॉलम 2 में से कॉलम 3 माइनस करना है। 1 - 1 0, 3 - 4 -1, 6 - 10 -4। साथ में हमारा a क्यूब चल रहा है। a क्यूब हमारा यहाँ पर चल ही रहा है और हमें देखिए a क्यूब आंसर ही चाहिए था। नाउ ओपनिंग अप अलोंग R1, अलोंग R1 इसको खोल देंगे तो R1 के 3 एलिमेंट्स में से 2 तो 0 ही हैं। इससे आपने डिटर्मिनेंट को ओपन करना है, तो कोफैक्टर के साइन लगाएंगे। फर्स्ट कोफैक्टर प्लस, सेकंड कोफैक्टर माइनस, थर्ड कोफैक्टर प्लस। तो हमें तो सिर्फ 1 से ही एंट्री चाहिए, बाकी तो हमें चाहिए ही नहीं क्योंकि वो ज़ीरोज़ हैं। सो 1 कोफैक्टर का साइन प्लस, वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1 का रो और कॉलम हटा दीजिए, आपके पास डिटर्मिनेंट बचा -1 -1 -3 -4। ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दीजिए। सो a क्यूब 1 -1 इंटू -4 4, -3 इंटू -1 3, दोनों माइनस हो जाएंगे। ये भी 1 है आपका, 1 इंटू 1 1, तो आपका आंसर आ गया a क्यूब। ये क्वेश्चन मैंने आपको उस रूल को समझाने के लिए इतना एक्सप्लेन किया है जहाँ पर अगर किसी कॉलम या रो में दो टर्म्स का सम हो तो उसको स्प्लिट कैसे करते हैं वो मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ। अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी में ये तरीका नहीं है। एनसीईआरटी में उन्होंने क्या किया है, सिंपली इस ए को 0 बनाया है और भी कहीं एक आध जगह 0 बन गया है और उसके बाद सीधा उन्होंने डिटर्मिनेंट ओपन किया है। आप वो मेथड एनसीईआरटी में देख सकते हैं। अगर आपको वो मेथड अच्छा लगता है तो वो बिल्कुल सही मेथड है। मेथड ये भी ठीक है, यहाँ पर सिर्फ मैं वो रूल आपको एक्सप्लेन कर रही थी। आप चाहें तो उस मेथड से भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं। ना अब यहाँ पर ये क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, विदाउट एक्सपैंडिंग, मतलब डिटर्मिनेंट ओपन ही नहीं करना। आप प्रूव करिए कि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है अगर सारी एंट्रीज किसी रो की या कॉलम की 0 हो, या फिर कोई 2 रो आइडेंटिकल हो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो, या कोई 2 रोज प्रोपोर्शनल हो या कोई 2 कॉलम्स प्रोपोर्शनल हो। इन्हीं 3 केसेस में हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 मिलती है। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, x + y, यहाँ z नहीं है, y + z, यहाँ x नहीं है, z + x, यहाँ y नहीं है। और जो चीज़ नहीं है वो आपको रो 2 में नज़र आएगी। रो 1 में जो चीज़ नहीं है वो रो 2 में नज़र आएगी। तो हम यहाँ अप्लाई करेंगे चेंज रो 1 टू रो 1 प्लस रो 2। तो चेंज कौन हो रहा है, रो 1 चेंज हो रहा है। किस में, रो 1 की एंट्रीज़ को रो 2 की एंट्रीज़ में प्लस करना है। x + y + z, x + y + z, y + z + x भी आपका x + y + z ही हो जाएगा। z + x + y भी आपका x + y + z ही होगा। बाकी रोज में कोई चेंज है नहीं तो वो ऐसे ही रहेंगे, इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट रो में x + y + z कॉमन फैक्टर है, इसको हम कॉमन करके बाहर निकाल लेते हैं। तो आपका रो 1 अब ये कॉमन हो गया तो 1 बचा, ये भी कॉमन हो गया 1 बचा, ये भी कॉमन हो गया 1 बचा। z x y रो ऐसा ही रहेगा, 1 1 1 रो ऐसा ही रहेगा। ये और ये दोनों रोज आइडेंटिकल हैं, इसीलिए हमें बिना ओपन किए ही पता है बाय द प्रॉपर्टी कि इफ़ 2 रोज आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0। तो क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान से देखेंगे, अगर उसमें लिखा है विदाउट एक्सपैंडिंग तो आप डिटर्मिनेंट ओपन नहीं कर सकते, आपको प्रॉपर्टीज़ ही इस्तेमाल करनी पड़ेंगी।